करता हूं कि मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड हमारे पास 3 चैप्टर है। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर। अगर ये नहीं आया तो बाकी के दोनों भी साफ हैं। उसमें से एक आ सकता है क्योंकि वो मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड है, और मैक्सिमम ये डीडी गेम है। डीडी गेम मीन्स डायग्राम और डायरेक्शन, इसी का गेम है मैग्नेटिक फील्ड। तो इस चैप्टर की मैं स्टार्ट अगर करूं तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बायोट सावर्थ लॉ, BSL। क्या लॉ है? इस लॉ से आप, इस लॉ का यूज करके आप किसी करंट एलिमेंट की वजह से, करंट एलिमेंट क्या होता है? कोई भी वायर ले लो, उसमें करंट फ्लो करा दो, उसका कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा देख लीजिए, उसी को हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो किसी भी करंट एलिमेंट के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है उसकी बात करता है। सपोज करो मैं ये कोई भी आर्बिट्रेरी टुकड़ा ले लेता हूं करंट का, जिसमें करंट जा रहा है, और करंट एलिमेंट यानी कि आईडीएल, करंट एलिमेंट को हम आईडीएल से डिनोट करते हैं। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से, सपोज करो ये मेरे पास एक करंट एलिमेंट है, और इसकी वजह से मुझे किसी भी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो कहता है कि करंट एलिमेंट के कारण किसी भी P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है, तो ये मान लीजिए आप उस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और ये इस करंट एलिमेंट से थीटा एंगल बनाता है। तो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट, magnetic field at P point is directly proportional to the current in the element। जितनी ज्यादा करंट होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। करंट एलिमेंट की लेंथ पर डिपेंड करता है, यह डिपेंड करता है इस एंगल के साइन पर। तीसरी बात, यह डिपेंड करता है इसकी यहां से डिस्टेंस के स्क्वायर पर। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये फॉलो करता है। क्लियर? अब मैं इन सबको अगर जोड़ दूं तो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर मैं हटा दूं तो ये आ जाएगा आपके पास एक कांस्टेंट, और यहां पर कांस्टेंट लगाया जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट है, बाकी का सेम आ जाएगा, आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला किसी भी करंट सेगमेंट, करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहां पर म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यानी कि कोई भी मीडियम, यहां पर फ्री स्पेस है, एयर है, तो उसकी बात हो रही है कि एयर या फ्री स्पेस कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने अंदर जाने देगा। वहां पर इलेक्ट्रोस्टैट में हमने ऐसी क्वांटिटी पढ़ी थी, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बताता था कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर देगा। ये वो बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कम कर देगा। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को कितना ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो दोनों अपोजिट होते हैं नेचर में। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। और इसकी वैल्यू क्या है? म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 हेनरी पर मीटर। लिख लीजिए इसको। इसको बेटा करंट एलिमेंट कहते हैं। करंट एलिमेंट, यह है ना आइडियल। अब आते हैं, इसको आप R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो एक बार, तो क्या बनेगा? BP इज इक्वल टू म्यू नॉट आईडीएल R साइन थीटा अपॉन 4 पाई R क्यूब, DL R साइन थीटा। इसको आप कह सकते हो DL क्रॉस R। तो BP
वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यू। यह है वेक्टर फॉर्म ऑफ बीएसएल। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिख देते हैं। इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, निकोलस टेस्ला जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है गॉस। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्त लॉ। तो इसमें पहला लिखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखना इस डायग्राम को। पहला कहता है कि स्ट्रेट वायर होना चाहिए और फाइनाइट। फाइनाइट वायर वो होता है जिसकी लेंथ आपको पता होती है। मैंने माना ये मेरे पास एक स्ट्रेट वायर है यहां से यहां तक, और इसमें जा रहा है करंट। इसके कारण किसी पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, तो बायो-सावर्त लॉ ये कहता है कि आप एक छोटा सा सेगमेंट मान लीजिए। मैंने कहा ठीक है साहब, ये मान लिया सेगमेंट, जिसको मैं करंट एलिमेंट कहूंगा, आईडीएल कहूंगा, कि यहां से इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिला दिया। ओके, नाउ व्हाट, कि अब आप ये कह सकते हो कि इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को आप कह सकते हो म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब पूरे डेरिवेशन में हमें जो करना है, एक डीएल की वैल्यू निकालनी है, एक साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। जब ये तीनों वैल्यू हमारी निकल जाएंगी तो हमारा फॉर्मूला फाइनल आ जाएगा। ठीक है, अब सुनिए, अब इसको करने के लिए मैं दोनों एंड को यहां से मिलाऊंगा। क्लियर? और यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर, मतलब यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल दूंगा, यानी कि ये देख रहे हैं आप। चलिए, अब मैं इस एंगल को φ1 कहता हूं और इस एंगल को φ2 कहता हूं। ठीक है, और यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसको मैं कहता हूं φ। इस डिस्टेंस को मैं कहता हूं d। ये पॉइंट A रहा और ये पॉइंट B रहा। ड्रॉ कीजिए इसको एक बार, ध्यान से बनाना। और ये डिस्टेंस यहां से A से B की डिस्टेंस L है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा, फिर निकालते हैं DL, फिर निकालते हैं R। तो इसका A पार्ट देखते हैं। ट्रायंगल ABP में, ट्रायंगल ABP में अगर आप देखेंगे फाई, ये यहां पर एंगल है थीटा, है ना, फाई थीटा और ये 90 डिग्री, फाई प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री शुड बी 180 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई, तो थीटा कितना हो गया 90 माइनस फाइव। तो साइन थीटा दैट इज साइन 90 माइनस फाइव दैट इज कॉस फाइव। थीटा की वैल्यू इस फाई की टर्म में, बी। अब हम निकालते हैं डीएल। फिर से इसी ट्रायंगल में
इसी ट्रायंगल में आप मुझे बताइए एल की वैल्यू क्या होगी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, डेरिवेशन इसी तरह से करते हैं। एल इज इक्वल टू डी टेन थीटा। देखना एक बार ध्यान से, डी टेन फाइव, सॉरी ये फाइव है ना, डी टेन फाइव। ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ये आपके पास एल, ये फाइव और ये डी, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं dl बाय डी फाइव। तो l की वैल्यू रखता हूं डी टेन थीटा टेन फाइव अपॉन डी फाइव। तो टेन फाइव का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर फाइव dl अपॉन डी फाइव, आ गया डी सेक स्क्वायर फाइव, यानी कि dl आ गया मेरे पास डी सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ये आ गया मेरे पास dl, ये आ गया मेरे पास साइन थीटा। अब मुझे निकालना है स्मॉल आर की वैल्यू। इसी ट्रायंगल में देखिए, ये मेरे पास r था, ये d था, ये l है, ये फाई है, ये थीटा है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, क्या मैं ये लिख सकता हूं d अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस फाइव? यस सर। है ना। तो r क्या आ गया, d अपॉन कॉस फाइव, और इसको मैं लिख सकता हूं कोस का उल्टा सेक फाइव। ये आ गई मेरे पास चौथी चीज। अब इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 से वैल्यू रखनी है हमें इक्वेशन नंबर 1 में। तो डी बीपी आ जाएगा मेरे पास म्यू नोट डी सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, है ना। ये मेरे पास आ गया डीएल की वैल्यू। साइन थीटा की जगह कॉस फाइव अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। अब देखिए क्या बना, ये सोल्व करिए इसको, म्यू नॉट आई 4 पाई डी सेक स्क्वायर खत्म हो गया, कॉस फाइव डी फाइव। ये आया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर विल बी, अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अभी मैंने इसका निकाला, अब बाद में मैं इसको कर दूंगा इंटीग्रेट पूरा। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबीपी म्यू नॉट आई 4 पाई डी बदलेगा नहीं, ये सब तो कांस्टेंट है, कॉस फाइव डी फाइव। अब क्या है, अब जरा समझना, इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं पूरा, तो ये फाइव बदलेगा। अगर हम यहां बात करते हैं कि फाई यहां से ये वाला एंगल है, और जब मैं सेगमेंट को पूरा करूंगा तो फाई होगा नीचे की तरफ ये वाला एंगल, यानी कि फाई 2 तक। इसकी रेंज कहां तक जाएगी, नीचे की तरफ फाई 2 तक, और ऊपर की तरफ फाई 1 तक। फाई नीचे की तरफ कितना जाएगा, फाई 2 तक, और ऊपर कितना जाएगा, फाई 1 तक। तो मुझे इसकी लिमिट रखनी है। दूसरा, ये एंगल आया है क्लॉकवाइज और ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे वाले को अगर मैं फाई 2 बोलता हूं तो ऊपर वाले को मैं बोलूंगा फाई 1, अगर मैं पूरे उसके लिए कर रहा हूं। आराम से देखिए, इसकी लिमिट की बात हो रही है बेटा। ये 2 वायर हैं और ये, तो जब मैं पूरे वायर की बात करूंगा तो फाई की वैल्यू मिनिमम कितनी जाएगी,
φ2 यानी कि उल्टी तरफ नाप रहे हो तो माइनस φ2, और फिर आप ऐसे नापोगे तो φ1 cos फाइ डी फाइ। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, तो यहां लिख देता हूं मैं sin फाइ, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। माइनस टू, ठीक है। तो अपर लिमिट में रखता हूं मैं sin फाइ माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन फाइ 1 प्लस साइन फाइ 2। ये आया हमारे पास फॉर्मूला जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। तो क्या सीखा आपने, वो उसकी बात करते हैं। ये लर्निंग ये है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है, उस स्ट्रेट वायर के कारण परपेंडिकुलर डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इसके दोनों एंड यहां से इस तरह से एंगल बनाते हैं, तो इसके एंड को यहां से जोड़ने के बाद जो एंगल बनता है φ1 और φ2 ये है। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई 4 पाई डी, डी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, साइन φ1 प्लस साइन φ2, खत्म। इस तरह की चीज के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें स्पेशल केसेस। पहला, फॉर इनफाइनाइट वायर, अगर वायर इनफाइनाइट है, समझना, अगर मेरे पास ये वायर इतना बड़ा है तो इसकी वजह से डी डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मेरे पास आ गया था म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इसको यहां से मिलाने वाला और यहां से मिलाने वाले के कारण एंगल बनेंगे साइन φ1 और साइन φ2। ये तो मेरा निकला था। अब वो कहता है वायर इनफाइनाइट होना चाहिए। इनफाइनाइट का मतलब ये लंबाई चलती जाए चलती जाए चलती जाए, और कहां तक जाए, इनफाइनाइट पर। तो φ1 की वैल्यू अभी तो इतना है φ1, जब ये वायर लंबा कर दोगे तो φ1 और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, बढ़ बढ़ करके इनफाइनाइट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90, है ना, इस तरह से। तो इस केस में φ1 हो जाएगा 90, और इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि दूसरा वाला भी बढ़े, यानी कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये भी बढ़ेगा, φ2 और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, वायर बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये भी कितना हो जाएगा टोटल 90। तो इस वक्त φ1 और φ2 दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी। और जब आप ये वैल्यू साइन 90 यहां रखेंगे तो साइन 90 होता है 1 और 1, 1 और 1 प्लस 2 और ये 4, तो बीपी हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। अगर ये वायर सेकंड लिखना स्पेशल केस में, फॉर सेमी इनफाइनाइट वायर, ये कैसा वायर होता है जिसका हमें एक एंड पता हो, एक एंड पता हो, दूसरा कहां है ये नहीं पता, ठीक है। अब करते हैं, सपोज करो ये मेरे पास सेगमेंट है जिसका ये एंड मुझे पता है, पी पॉइंट की यहां से डिस्टेंस डी है, और ये एंगल मैंने बोला φ2 जिसको मैं बोलता हूं फाइ, ठीक है। और अगर ये इनफाइनाइट है तो φ1 मेरा हो जाएगा 90। तो इस वाले फॉर्मूले में φ1 डाल दूंगा मैं 90 और φ2 डाल दूंगा मैं 5।
तो ये हो जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन फाइव। डायग्राम के साथ में फॉर्मूला याद करना, कौन सा फॉर्मूला किस डायग्राम के लिए वैलिड है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें डी क्या होती है, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर। लिखिए, इसको मैंने अपनी तरफ से नाम दे रखा है स्पेशल सेमी इनफाइनाइट वायर। ये मेरा अपनी तरफ से दिया गया नाम है कि सर ये कैसा है तो सेमी इनफाइनाइट, एक कांस्टेंट से दूसरा इनफाइनाइट होगा, लेकिन पॉइंट मैं यहां नहीं मानूंगा, मैंने इस बार पॉइंट इसके बिल्कुल सामने माना है। इसकी वजह से जो एंड है मेरा वायर का वहां से सीधे पर, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमारे पास क्या था, जनरली हम इसको इससे मिलाते थे, इसको इससे मिलाते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नापते थे। ये मेरा φ2 था, ये φ1 था। अब जब मेरा पॉइंट यहीं पर आ गया है तो φ2 तो मेरा हो गया 0, है ना। इसको इस एंड से मिलाने वाली लाइन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच का एंगल, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से और इसको इसी एंड से मिलाने के बीच में लाइन में कितना एंगल है, ये 0। और दूसरा मेरा कहां है वायर, दूसरा मेरा इनफाइनाइट पर है, तो ये दूसरा वाला तो मेरे पास φ1 90 हो जाएगा। फिर से रोक देना मुझे जहां पर दिक्कत हो। एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ समझ गया। φ2 क्या था, ये वाला एंगल φ2 था। अब सोचो ये पॉइंट यहां आ गया है, तो ये दोनों लाइनें यही हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी, तो 0 हो गया। तो बीपी आ गया मेरे पास म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन 0 0 साइन 90 1। तो आगे आंसर मेरे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो पहला हमने निकाला था किसी फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, और फिर उसके दुनिया भर के हमने केसेस करे थे। ओके, अब करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल। पहली एप्लीकेशन थी किसी सेगमेंट के कारण, किसी फाइनाइट वायर के कारण निकाला था, और अब हम निकाल रहे हैं सेकंड एप्लीकेशन। लिखिए, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, चलिए, अगर मेरे पास इस सर्कुलर करंट कैरिंग वायर है और इसके कारण किसी सेंटर पर पी पॉइंट है, इस पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बायो सावर्थ लॉ कहता है कि आप निकाल सकते हैं। कि कैसे, कि करंट सेगमेंट मान लीजिए, मैंने माना ये रहा मेरा बहुत छोटा सा करंट एलिमेंट, दैट इज आइडियल, कि ठीक है, कि फिर क्या करना है, फिर इस करंट सेगमेंट को इस पी पॉइंट से मिला दीजिए, फिर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं थीटा। इस केस में ये 90 बन रहा है। यहां पे क्या था, यही तो होता था ना थीटा, और इसके लिए आप लिखते थे कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या था, वो करंट एलिमेंट और इस पी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल। क्लियर। अब यहां पे करंट एलिमेंट ये आ गया और पी पॉइंट यहां ये हो गया, तो करंट एलिमेंट और पी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये होगी, एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सेगमेंट इज
म्यू नोड आई डी एल साइन 91 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस सेगमेंट की वजह से मेरे पास आ गया। मुझे निकालना है पूरे वायर के कारण, पूरे सर्कल के कारण। तो 0 से B म्यू नोट कांस्टेंट रहेगा, वायर में करंट कांस्टेंट है, चूंकि सर्किल है इसलिए आर भी कांस्टेंट रहेगा। बचता क्या है, ये डीएल का इंटीग्रेशन। अब डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 से 2 पाई आर। तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो बी आ गया मेरे पास म्यू नोट आई अपॉन 2 आर। क्या क्या पढ़ा आज, एक बार फिर से देखते हैं। वंस मोर, सबसे पहले आपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा। वो कहता है कि कोई सेगमेंट हो, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता सकता हूं मैं, म्यू नोट आईडीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी हमने वेक्टर फॉर्म भी निकाली थी, म्यू नोट आईडीएल क्रॉस आर 4 पाई आर क्यूब। फिर हमने इसके यूज पढ़े, एप्लीकेशन पढ़ा। पहला पढ़ा फाइनाइट वायर, स्टेडी होते हैं, तो ये फाइनाइट वायर है और इसके कारण डी डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट था। अगर ये एंगल इसके φ2 और ये एंगल φ1 बन रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2। फिर हमने इसके कई सारे केसेस करे। पहला पढ़ा इनफाइनाइट वायर, जिसमें θ1 और φ2 दोनों 90 हो जाता था और आंसर निकल, इनफाइनाइट वायर मतलब ऐसा। म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई डी फॉर्मूला निकलता था, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी हुआ करती थी। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट वायर, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर। इसकी शक्ल कैसी थी कि एक तरफ की लेंथ पता थी, दूसरे का भविष्य नहीं पता था, और ये पी पॉइंट यहां था, डी डिस्टेंस थी। तो इसमें ऊपर वाला तो हमारा 90 हो गया था, दूसरा वाला हमने थीटा को फाई ही मान लिया था, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी 1 प्लस साइन थीटा। फिर हमने तीसरा पढ़ा इसमें स्पेशल सेमी इनफाइनाइट। इसमें शक्ल तो वायर की वैसी ही थी जैसे पहले वाली में थी, सिर्फ ये पॉइंट हमारा यहां ना हो करके बिल्कुल इसके सामने आ गया था। तो θ1 तो ऑलरेडी इसमें 90 था, θ2 की वैल्यू जो थी वो भी यहां पर 0 हो गई। जब ये हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी। फिर हमने सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, किसी करंट कैरिंग वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला, जो कि था म्यू नोट आई अपॉन 2r, अगर इसकी रेडियस r है। ये सारे केसेस हमने आज डील कर लिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए।